हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे भारत का संपूर्ण नदी तंत्र। देखो, आज हम बात बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे करने वाले हैं, ये भारत का नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र मतलब पूरा जो रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया का, जो हमारे जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, जैसे कि बांध बना के बिजली बनाना, फिर उनसे नहरों के माध्यम से सिंचाई करना, इन सब के लिए हमारी नदियाँ बहुत मतलब समझ रहे हो। हमारी जैसे बॉडी होती है ना, जिसमें एक अंग होता है लीवर, फेफड़े जिनको हम लंग्स बोलते हैं, वैसे ही एक नस होती है, जो नस होती हैं जो खून को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं, वैसे ही हमारे देश में इन नदियों का काम है दोस्तों। अगर ये रुक गई तो हमारी जीवन रेखा रुक जाएगी। तो ये तो हुई इनकी थोड़ी बढ़ाई। हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं पूरे नदी का जो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो सिंचाई वगैरह के लिए हमारी जीवन रेखा है। इसमें बात करेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस शहर को टच करके जाती हैं, किस शहर में धार्मिक क्षेत्र जो हैं, धार्मिक केंद्र नदियों के पास कौन कौन से, इन सब की हम बात करेंगे। तो मैं अभिषेक हरी, यहाँ हरी की थोड़ी स्पेलिंग गलत है तो इसको ए कर लेना, बहरहाल छोड़िए। तो हम यहाँ करेंगे, देखो नदियाँ है ना, दो दो प्रकार की हैं हमारे यहाँ पर, मतलब तीन प्रकार की मेज़र, लेकिन हम मेज़र जो रखते हैं वो दो प्रकार रखते हैं। एक तो हो गया हिमालय नदियाँ, जो हमारा हिमालय है, ठीक है। जो हिमालय है वो हमारा, मान लो ये हिमालय है, नीचे अपना इंडिया हो गया, ठीक है। मान लो ये हिमालय है हमारा, ठीक है। ये सब हिमालय, ये पठार हो गया पामीर वाला। तो कुछ नदियाँ निकलेंगी हिमालय से, और एक क्षेत्र होता है हमारा पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है, सीधा केरला तक जाता है। तो नदियाँ कुछ पश्चिमी घाट से निकलेंगी, और एक है पूर्वी घाट, टूटा फूटा, ठीक है। अब छः मतलब उसका है ना अपर्दन हो गया है, तो टूटा फूटा एक कुछ नदियाँ यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो जो नदियाँ यहाँ से निकलेंगी वो इधर जाके मिल जाएंगी, या ऐसे रिवर्स होकर इधर मिल जाएंगी। जो यहाँ से निकलेंगी इधर मिल जाएंगी, जो हिमालय से आएंगी वो बे ऑफ बंगाल में चली जाएंगी, कुछ इधर सिंधु वगैरह इधर आ जाएंगी अरब सागर में। तो ये चीज़ समझ गए कितने प्रकार की नदियाँ हैं। और ज़्यादातर तो जो हम डिस्कशन करेंगे आगे नदियों के, मतलब नदियों में, तो उसी में देख लेंगे कैसे क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं पक्का पर्सनली आपको उसका जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो हम पहली बात करेंगे हिमालयन नदी। जो हमारा हिमालयन नदी है, मतलब हिमालय जो हमारा है, जो भारत की बोला जाता है छत, मतलब भारत की छत जो बोला जाता है उसको हम हिमालय रखते हैं, ठीक है। हिमालय समझ गए। अब इससे नदियाँ जो निकलती हैं उसको समझ लेते हैं। तो हमारी सबसे जो मेजर नदी है वो गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये याद रखना कौन कौन सी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। जो यमुना है वो गंगा की है ना सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। क्या है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना। ये निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिल जाती हैं तब गंगा बनती है। ऐसी यमुना निकलती है यमुनोत्री से, और फिर आके जा प्रयागराज में यमुना से, ये गंगा से यहाँ जाके प्रयागराज में मिल जाती है। तो यहाँ कहलाता है संगम, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है गंगा का। भारत देखो, गंगा है ना एक धार्मिक नदी है, ठीक है, पवित्र नदी है भारत की। तो धर्म से जुड़ जाती है, और धर्म से जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही गंगा नदी भारत तंत्र का सबसे व्यापक तंत्र है, मतलब गंगा का जो व्यापक तंत्र है, विशाल मैदान में, जो उत्तर के विशाल मैदान हो उनको पानी सिंचाई करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मैदान हो, हरियाणा के मैदान हो, चाहे फिर वो बिहार जैसे क्षेत्र हो, इन सब में पूरा पानी सिंचाई करती है। सबसे बड़ा व्यापक जो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है ना वो गंगा है, मतलब उत्तर प्रदेश में पूरा पानी का ट्रांसफर गंगा के माध्यम से होता है, और इसकी महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, ठीक है। उत्तर भारत में विशाल मैदानों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े शहर इसी के सहारे हैं, जैसे कि हमारा वाराणसी हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, फिर आ जाओ नीचे मथुरा मतलब ये तो यमुना के किनारे हो गए, लेकिन जैसे वाराणसी हो गया, और अपना इलाहाबाद हो गया, और कानपुर हो गया, ठीक है। ऐसे बड़े शहर, ये क्या है, कानपुर किसके लिए, औद्योगिक के लिए महत्वपूर्ण हो गया। वाराणसी किसके लिए हो गया, मतलब धार्मिक कर्म का मतलब जो अनुष्ठान होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा इसके जो की पॉइंट है, मतलब की पॉइंट, इसका उद्भव कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। पहले बता चुका कहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। भागीरथी नदी से मिलकर बनी होती है, और देवप्रयाग अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है, फिर बनती है गंगा, ये मैं बता चुका हूँ। हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, कोलकाता जैसा शहर हो गया, ये सब कहाँ है, गंगा के पास में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 25-25, ध्यान रखने का भी पूछ लेता है, 25-25 मतलब 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, गंगा की, ठीक है। आगे हम इसे मैप पे देखेंगे, मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये छोटा सा मैप दिख रहा है गंगा का,
यहाँ से ये गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगी, इसी के पास में से निकलेगी एक यमुना, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, ठीक है। चंबल के बारे में आगे बात कर लेंगे, ठीक है। की पॉइंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं यमुना की, क्योंकि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आए दिन विवाद में रहती है। जैसे कि जो दिल्ली है, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, खासकर दिल्ली, तो दिल्ली से पहले क्या पड़ता है? अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो हरियाणा पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा की से निकलेगी नदी, फिर दिल्ली को टच करते हो जाएगी। लेकिन जो हरियाणा सरकार है, कभी कभी क्या होती है, दिल्ली के लिए पानी नहीं दे पाती है, भरपूर पानी नहीं दे पाती है, क्योंकि इसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। जैसे कि इनको कृषि के लिए पानी चाहिए, लेकिन जो दिल्ली है अपना, ये पानी पीने के लिए ज़्यादा यूज़ करता है, तो पानी की काफ़ी बड़ी किल्लत हो जाती है कभी कभी यहाँ पर। तो इसलिए हमेशा आए दिन विवाद में रहती है और यहाँ दिल्ली सरकार हल्ला मचाती रहती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो यमुना नदी के बारे में बात करें, उद्गम स्थल क्या है इसका, ये देखो मैं बता चुका हूँ, यमुनोत्री हो गया, ठीक है। अब इसका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया और प्रयागराज में मिलती जाती है और यहीं आकर दी एंड हो जाता है। अब इसका महत्व क्या है? महत्व तो एक ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का दिल्ली भारत की राजधानी में जल प्रदान करना है। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र इसके पास है, जैसे आगरा ताजमहल हो गया, किसके लिए? ऐतिहासिक के लिए। आगरा किसके लिए हो गया? ऐतिहासिक के लिए। और सांस्कृतिक के लिए अपनी कृष्ण जन्मभूमि। राधे राधे, ठीक है। यमुना नदी जल का उपयोग खेती के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मथुरा या हो गया, मथुरा आगरा के जो क्षेत्र हैं या हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उसमें खेती के लिए यूज हो गया। योगदान में घरेलू उपयोग, जैसे दिल्ली में पानी पीने के लिए यूज हो गया। इसकी लंबाई कुल है 1376 किलोमीटर। और यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो अपनी कौन सी है? चंबल, ठीक है। याद रखना, चंबल, बेतवा और कैन इसकी सहायक नदी है। याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे मैप पे देख लेते हैं हम। गंगा और यमुना दोनों को समग्र अध्ययन कर लिया हमने। अब इसको मैप पे देख लेते हैं गंगा कहाँ से निकलती है। ये देखो अपनी गंगा कुछ इस अंदाज में यहाँ से कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के और सीधी कानपुर इलाहाबाद होते हो, वाराणसी होते हो, थोड़ी गलत बन गई, सॉरी भाई, आगे बढ़ जाती है अपनी फरक्का बैराज। यहाँ फरक्का बैराज भी बताऊँगा क्या है फरक्का बैराज। और यहाँ एक शाखा मतलब इधर चली जाती है और एक हुगली नदी के माध्यम से इधर आ जाती है। हुगली नदी में दामोदर मिल जाती है। दामोदर के बारे में कुछ बता देता हूँ। दामोदर पलामू पहाड़ी झारखंड से निकलती है और दामोदर भारत की सबसे प्रदूषण नदी है। और पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन जो हमारे यशस्वी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक दूरदर्शिता दिखाई और यहाँ पर बहुत सारे बैराज बना दिए, मतलब पुल बना दिए, बहुउद्देशीय परियोजना बना दी। मतलब पुल बनाया, मतलब एक बांध बनाया, रोका पानी, तो पीछे नहर बना दी। देखो बहुउद्देशीय परियोजना तो मैं समझाता हूँ क्या होती है, कभी तुमने सुना होगा, काफ़ी डाउट रहता होगा। मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी समझ गए। अब नदी पे मान लो हमने यहाँ का एक बांध बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा बांध, ठीक है, बांध बन गया ये। और यहाँ क्या बहुत बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाएगा, नदी का पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब इस बांध में छोटा सा हॉल कर देते हैं, हॉल कर देंगे मतलब छोटे छोटे हॉल कर देंगे, मतलब छेद कर देंगे, उनमें प्रेशर से पानी निकलेगा। प्रेशर से पानी निकलेगा तो पंखा घूमेगा, टरमाइन घूमेंगे, टरमाइन जब घूमेंगे उनसे मोटर घुमा लेंगे, डायनामो घुमा लेंगे, उससे क्या बना लिया हमने? बिजली, ठीक है, मान लो बिजली बना ली। अब जो पीछे पानी भरा है इसको क्या हम नहर के माध्यम से कृषि के लिए ले गए, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र में हमने अपना बना लिया, ठीक है। अब ये पुल बना है, इसके ऊपर से क्या बना दिया हमने? रोड बना दिया। अब यातायात भी सुगम हो गया, ठीक है, पानी भी पीछे भर गया, जिससे कृषि भी आ गई और हमारी बिजली बन गई। मतलब इससे क्या बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे कामों को बहुउद्देशीय, उद्देश्य क्या है इसका? बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसको क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। समझ गए आप, कभी मत भूलना, ठीक है। तो दामोदर का समझ गए। और आज ये शोक नहीं कहलाई जाती है, लेकिन गंद प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। कोयला आसानी से मिल जाता है झारखंड में, कोयला जहाँ पर होगा, कच्चा माल जहाँ होगा वहाँ उद्योग लगेंगे तो प्रदूषण होगा ही होगा। जल प्रदूषण भर मात्रा में दामोदर नदी में, ठीक है। तो अब ये समझ गए। अब कभी चर्चा हो तो बता देना। कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ी से, पलामू पहाड़ी झारखंड से, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यमुना आई, यमुना नदी आई। यमुना नदी सीधी अपनी आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए इलाहाबाद में जाके मिल गई। यहाँ क्या बनाया उसने? संगम 3 नदियों से मिलके बनाया। कौन कौन सा? गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती का वर्तमान में कोई भी मतलब भौगोलिक निक्षेप नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में रही होगी। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में, ठीक है, जहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। फिर आती है चंबल, ठीक है, चंबल को भी देख लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार चंबल आती है, ये आती है मालवा के पठार से। कहाँ से आती है? मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है? थोड़ा सा राजस्थान में, थोड़ा सा
मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवा के पठार से होते हुए कहाँ से आती है, चंबल। चंबल किसके लिए, बीहड़ के लिए। देखो बीहड़ समझा देता हूँ हमको। बीहड़ क्या होता है, बीहड़ मतलब एक ऐसी नदी है, ऊबड़ खाबड़ पानी बहाव चल रहा है, इसका पानी ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ खड्डे खड्डे बना दिए, से ऊबड़ खाबड़ खड्डे बना दिए, ठीक है। तो खड्डे बना दिए, और जो ऐसी मिट्टी होती है, सफ़ेद सी मिट्टी होती है, मतलब पीली जैसी मिट्टी होती है यहाँ पर चंबल नदी के आसपास। तो काफ़ी ऐसी, जैसे वर्दी नहीं होती पुलिस वालों की, वैसी खाकी जैसी मिट्टी होती है। तो वैसा ऊबड़ खाबड़ मिट्टी का कटाव ऐसे का बनाया होता है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, गंगेटेक डॉल्फिन। गंगेटेक डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मछली है, और ये गंगा में भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। और ये काफ़ी मतलब भी क्रिटिकल इंडेजर्ड में है, या ऐसी कुछ है, मतलब ये UN उसने देखा है, हमारे भारत की जो रेड लिस्ट निकलती है उसमें इसको नोटिस किया गया है, ठीक है। तो देखो ये बीहड़ समझाता हूँ, काफ़ी अपने बीहड़ों के लिए प्रदेश मतलब फेमस है, ठीक है। अब फेमस है, तो अब ये जो बीहड़ थे, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में सुना होगा चंबल के डाकू। जो चंबल के डाकू रहते थे ना, इन्हीं बीहड़ों में रहते थे, और वैसे ही कपड़े पहनते थे, तो इन बीहड़ों में आसानी से छुप जाते थे और पुलिस वालों को दिखते नहीं थे। अब ये डाकू कहाँ रहते हैं, सीधे पार्लियामेंट में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चंबल नदी समझ गए, चंबल नदी की ब्यास हो गया, और ये बनास नदी होगी इसकी सहायक नदी, ठीक है। इसको ज़्यादा नोटिस मत करो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और एक नदी आती है यहाँ से, गंगा में मिल जाती है, गोमती, ठीक है। गोमती कहाँ मिलती है, लखनऊ के आसपास, ठीक है। लखनऊ के पास से इसके गोमती के, लखनऊ के जो लखनऊ है, गोमती शहर गोमती नदी के पास में बसा हुआ है, ठीक है। फिर घाघरा होगी, फिर गंडक हो गई, फिर कोसी होगी, कोसी बिहार की शोक हो गई, ठीक है। एक यहाँ पर महानदी है, महानदी गंगा में मिलने वाली सबसे लास्ट नदी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। मतलब गंगा में मिलने वाली सबसे लास्ट सहायक नदी है। एक तिस्ता नदी होगी, ये हम ब्रह्मपुत्री वाले में देखेंगे, ठीक है। गंगा समझ गए कि गंगोत्री से, यमुनोत्री से, फिर यहीं से एक रामगंगा निकलती है, ये जाती है अपनी, ठीक है। ये भी जाके बीच में गंडक में मिल जाती है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्री नदी को, ठीक है। गंगा समझ में आ गई। ब्रह्मपुत्री नदी जो है, इसको मतलब ब्रह्मपुत्री नदी जो है, ये भारत की पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर मतलब जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है। यहाँ से चाइना की एक, चाइना से इंडिया में आके प्रवेश करती है, ठीक है। आगे मैप पे देख लेंगे हम, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्री नदी है हमारी, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी, लोहनी, दिबांग और लोहनी, दिबांग और सुबानसिरी। देखो इसका महत्व क्या है, देखो इसकी सहायक नदी देख ली। महत्व क्या होगा, एक तो मतलब इसके है ना, सबसे ज़्यादा महत्व होता है बिजली बनाने में, ठीक है। क्योंकि पहाड़ों से तेज़ी से निकलती है, तो हाइड्रो पावर हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। और बाढ़ पे नियंत्रण, इसके साथ हम मतलब बाढ़ पे भी नियंत्रण कर सकते हैं, पुल वगैरह बनाने के माध्यम से, नहीं। और ये बड़े क्षेत्र में, असम के बड़े क्षेत्र में क्या, कृषि और मछली पालन, जल परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल परिवहन मतलब ऐसा जल परिवहन, कंटेनर वगैरह से व्यापार करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी मतलब ऊबड़ खाबड़, कभी फास्ट पानी मतलब आता है तो कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कभी कभी हानि भी हो जाती है। काफ़ी खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे खासे हैं। लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ से, हाइड्रो पावर, ठीक है। हाइड्रो सुना होगा, H2O, ठीक है। H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, जल। तो हाइड्रो मतलब जल से, जल की पावर समझ लो ना, वाटर की पावर। तो जल की पावर क्या है, जल की एक ही पावर है, इसे इकट्ठा कर लो, प्रेशर बनाओ, प्रेशर से किसी एक हॉल से इसको पास कराओ, बिजली बन जाएगी, ठीक है। ये होगी हाइड्रो पावर। तो जब ये चाइना से ऐसे करके इंडिया में एंटर करती है, तो जब हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये मान लो इंडिया का पार्ट है, और यहाँ से इंडिया का पार्ट है, ठीक है। जब ये चाइना से इंडिया में एंटर करती है, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है ना, तो चाइना के पास तो ठीक ठाक बजट है, उसकी ट्रिलियन मतलब लगभग इतनी इकोनॉमी 20 के आसपास। तो यहाँ क्या है, वो बहुत सारे पुल बना रहा है। कौन बना रहा है, चाइना, जगह जगह पुल बना रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा जो पुल है ना, वो चाइना ने बना रखा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, समझ गए। कहाँ पर है वो, चाइना में, ठीक है। अब इंडिया भी इसके काउंटर करने के लिए अपने लिए बनाता है, लेकिन इंडिया के पास इतना बजट नहीं है, तो छोटे बनाता है, इसलिए इसका है ना बहुत बड़ा महत्व। और इसका एक और है, देखो बिजली, और मैंने बता ही दिया, बिजली बनेगा, पुल बनेगा, कृषि के लिए पानी मिलेगा। और ये जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, ये जो आ रहा है इधर से, तो ये चाइना क्या है, अपने क्षेत्र में जाके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब उधर जाकर ट्रांसफर कर देता है। इंडिया को कम पानी मिल रहा है, इसके लिए हम विवाद भी खड़ा करते हैं। लेकिन चाइना एक और काम कर रहा है कि यहाँ पर एक जो पुल बनाया है ना, अब मान लो पुल बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, उसके पीछे विशाल क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो गया,
और वो एक छोटे से हॉल से निकाल के बिजली बनाया, तो तब तक तो ठीक है। मान लो उसने सारे फाटक खोल दे, सारा पानी एक साथ हमारे यहाँ फेंक दिया, तो यहाँ पूर्वोत्तर में बाढ़ जैसी समस्या आएगी ना आएगी। मान लो युद्ध चल रहा है चाइना इंडिया का, और यहाँ पर हमारे सैनिक हैं और हमारे खूब टैंक, हमारे आर्मड वगैरह सब जा रहे हैं, और चाइना ने अपने गेट खोल दिए। एक मान लो ऐसी हो सकता है ना, उसी को हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो बम भी है, मतलब बम भी है मान लो, एक प्रकार का युद्ध में भी इसका यूज़ कर सकता है। और अपने वो खोल दिए तो समझ लो कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई और हमारा सारा यातायात और हमारी सप्लाई चेन ख़त्म, और हमारे सैनिक यहाँ गिर गए, फिर आके चुन चुन के मारेगा। तो ये भी हो सकता है, इसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो इसके की पॉइंट क्या है, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में इसका उद्भव होता है, मानसरोवर झील में के पास निकलती है। इसको चाइना में बोलते हैं तांगपो, ठीक है, तांगपो नदी बोलते हैं, शांगपो बोलते हैं। वैसे शांगपो मतलब पढ़ने में तांगपो ही बोलेंगे, लेकिन शांगपो, ठीक है, शांगपो नदी बोलते हैं। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, असम के मैदान से होकर आके सीधे कहाँ मिल जाती है, अपने नीचे जाके मिल जाती है अब बांग्लादेश होते हुए, और फिर इसका नाम जमुना हो जाता है, फिर अपना बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। प्रमुख शहर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। तेजपुर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ हमारे इंडियन आर्मी का है ना एयरफोर्स स्टेशन है, पूर्वोत्तर में इंडियन आर्मी का एयरफोर्स स्टेशन है। और डिब्रूगढ़ अपने तेल के लिए फेमस है, गुवाहाटी एजुकेशन वगैरह के लिए फेमस है, IIT वगैरह यहाँ पर। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। जैसे सांगपो नदी बोलेंगे अभी, अब ये सीधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। अभी ब्रह्मपुत्र ही है, अब ब्रह्मपुत्र है, अब जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करेगी उसको बोलेंगे जमुना, और जहाँ का ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, ठीक है, समझ गए। इसकी सहायक नदी बहुत सारी, एक तिस्ता है, तिस्ता से विवाद होता रहता है पश्चिम बंगाल और इंडिया का, वो पश्चिम बंगाल का नहीं सॉरी, बांग्लादेश और इंडिया का। पश्चिम बंगाल में तिस्ता नदी है, तो जब ये निकलती है तो जो पश्चिम बंगाल की, जो हम यहाँ पर बहुत सारी परियोजना बना रहे हैं, वही बहुउद्देशीय परियोजना, हाइड्रो पावर वगैरह, ठीक है, वही टरबाइन घुमाने बिजली से बनाएंगे। तो ये बोलता है, और इससे जब बिजली बनेगी तो समझ लो नहर भी बनेगी, तो नहर का पानी हम पश्चिम बंगाल के किसानों को देते हैं। तो जो बांग्लादेश है बोलता है कि हमको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, तो इस पर आए दिन विवाद खड़ा होता रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम शेख हसीना के साथ उनके काफ़ी नज़दीकी संबंध हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी। देखो हम हिमालय की बात करें, हिमालय की जितनी भी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, हम उन सब की बात कर रहे हैं। हमने गंगा देख ली, हमने ब्रह्मपुत्र देख ली, अब सिंधु भी देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। सिंधु पाकिस्तान के लिए उतना महत्वपूर्ण है, उतना भारत के लिए नहीं है, ठीक है। जितना पाकिस्तान के लिए उतना भारत के लिए, क्योंकि वो थोड़े से क्षेत्र में निकलती है, जास्कर जैसा क्षेत्र, बीहड़, जहाँ पर कृषि भी नहीं होती। हम बिजली परिउद्देश्य परियोजना नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उतनी अच्छी परियोजना नहीं बना पाएंगे। और बना भी ली तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इंडिया में, वहाँ तो कोई यूज़ ही नहीं है उसका। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका होता है मानसरोवर झील के पास से होता है, ठीक है, वही जहाँ से वो निकलती है अपनी ब्रह्मपुत्र। ये इसके नदी दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। दक्षिण पश्चिम समझ रहे हो, मान लो ये उत्तर हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण कहाँ पर है इसमें ये, और पश्चिम कहाँ पर है ऐसे, तो ये इंडिया में ऐसे बहती है, फिर ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसा समझ जाओ। पाकिस्तान के मैदान से होकर अरब सागर मिल जाती है। इसके पास एक तो लेह शहर है भारत का, फिर सारे जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के, ऐसे इस्कांदू, हैदराबाद, कराची पाकिस्तान की राजधानी है। हैदराबाद एक ऐसे जैसे हमारे हैदराबाद एक शहर है, वैसे ही वहाँ पर एक शहर है, ठीक है। सिंधु नदी कुल लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखो ये महत्वपूर्ण नदी है इंडिया के परिप्रेक्ष्य से, ये वाली महत्वपूर्ण है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी। ये जो 5 नदियाँ हैं, इन्हीं के आधार पर आज पंजाब बोलते हैं। पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के जो पंजाब है दोनों भी डिफरेंट है, मतलब इंडिया का जो पंजाब है, पहले जब दोनों पास में थे तो बहुत समृद्ध थे। अभी क्या इंडिया का इंडिया का जो पंजाब है वो काफ़ी समृद्ध है, और पंजाब का समृद्ध है उनकी दृष्टि से, लेकिन हमारे से कंपेरिजन करेंगे तो उतना समृद्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक नीतियाँ और उनकी बहुत सारी नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, लोक कल्याण नीतियाँ उतनी बेहतर साबित नहीं हुई है, उतनी कारगर साबित नहीं हुई जितनी इंडिया की हुई है। या हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स उतने क्वालिटी वाले नहीं है, जैसे हम उसकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है। तो बहुत सारे कारण हैं कि पाकिस्तान आज हमसे पीछे। हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें अपने आप में काम करना चाहिए, हमें उससे मतलब ही मत रखना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कंपैरिजन करने लायक बसा ही नहीं है। अब हमारा कंपैरिजन सीधा चाइना से करो, जापान से करो, अपना जर्मनी से करो, इंग्लैंड से करो, अमेरिका से तो मतलब बात ही मत करो। इतनी बड़ी बात थोड़ी ना बोल दूँगा तुम्हारे सामने। तो भारत पाक सिंधु जल संधि, ठीक है, सिंधु जल संधि हुई थी भारत में। जब जो सिंधु नदी बन रही थी तो इसके साथ बन रही थी, मतलब
जब भारत पाकिस्तान का विवाद हो रहा था तो जब बट रही थी, ठीक है। तो जब जल बट रहा था तो 5 नदियाँ थी हमारी। सतलज, ये सतलज की, ये सारी जितनी नदियाँ ना, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब है ना सतलज की सहायक नदियाँ हैं। सतलज एक महत्वपूर्ण नदी है जो पंजाब से होकर गुजरती है। तो ये नदियों का जो जल था भारत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, क्योंकि भारत में कृषि उतना अच्छा है। हमारे यहाँ टेक्निक ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा। हम एक साल में 3 बार कृषि कर रहे हैं, पाकिस्तान 2 बार कर रहा है, तो पानी हमारे ज़्यादा यूज़ लगेगा। तो जब ये चिंता देख रहा था पाकिस्तान, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा पानी है। तो पाकिस्तान सीधा गया यूएनओ ने ट्रांसफ़र कर दिया वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये हुआ था, मतलब कि 1960 में सिंधु जल संधि समझौता। शायद 10 या 40% का रेस हुआ, मतलब 10% भारत को, 90% पाकिस्तान को, या 60% पाकिस्तान को, 40% इंडिया को, ऐसा कुछ रेस हो। उस हिसाब से इस पानी का बंटवारा हुआ था, जिनमें नदियाँ बांटी गई थी। वहीं पर एक नदी है कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा एक नदी है जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी परियोजना बना रहे थे, मतलब विद्युत परियोजना बना रहे थे। तो हम यूज़ करते उसको, लेकिन पाकिस्तान चला गया कहाँ पर, सीधा चला गया यूएनओ लेके कि जी हमारा समझौता हुआ है। आप वर्ल्ड बैंक से बोला कि हमारा समझौता हुआ है और इंडिया पानी रोक रहा है। पानी नहीं रोक रहा है, वो पानी जाने दे रहा है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला, पानी जाने दे रहा है, वो तो बस बिजली बना रहा है, उस पानी का यूज़ कर। तो इंडिया की सफाई थी, लेकिन वहाँ आखिरकार हम जीत गए थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, ठीक है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट की नदी, ना थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आएगा इनमें, ठीक है। गोदावरी नदी जो हमारी वो दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। जैसे इंडिया की उत्तर भारत की जो गंगा है अपनी, जैसे वो पवित्र है, वैसे ही गोदावरी एक पवित्र नदी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, शबरी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी तंत्र है। जैसे उत्तर भारत में कौन सा है? गंगा है। गंगा से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन गंगा बहुत पॉल्यूटेड है, ये कम पॉल्यूटेड है। इस मामले में ये आगे, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। जब तुलना हो रही तो गंगा भी बोलते हैं, लेकिन कुछ किताबों में कावेरी को भी बोलते थे, लेकिन बाद में एनसीईआरटी ने यही माना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। यह तंत्र महाराष्ट्र के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी गंगा के बारे में तुम कुछ भी पढ़ लो, किसी नदी कुछ भी, लेकिन इस नदी के बारे में ये बातें ज़रूर पढ़ लो। ये तंत्र जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले सुन लो कि तुम सोचोगे महाराष्ट्र से निकलती है, छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गई, तो छत्तीसगढ़ के छोटे से हिस्से में ये गुजरती है, ठीक है। नीचे से छोटे से टच करके निकल जाती है, बड़े हिस्से को जल प्रदान करती है, ठीक है। तंत्र जो है इसका खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इंडिया में अपनी गंगा है, वैसे ये धार्मिक क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छे दृश्य हैं, देखो ये है सैटेलाइट दृश्य हैं, ड्रोन दृश्य हैं, ये सैटेलाइट दृश्य है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो उद्गम स्थल कहाँ है इसका? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रवंक एक जगह है, त्रवंक के बोल दो या कुछ भी बोलो, मतलब त्रवंक ऐसा बोलते हैं। पहले बोलते थे महाबलेश्वर है, लेकिन त्रवंक इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है त्रवंक है, ठीक है। और इसकी मुख्य शहर कौन से इसके पास? नासिक हो गए, नांदेड़ हो गया, राजमंड्री हो गया। नासिक किसके लिए? अंगूर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्याज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और अपने कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है उनके लिए, ठीक है, जो लोकल चीज़ें हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1465 किलोमीटर है कुल इसकी लंबाई। हमेशा ध्यान रखना। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? आप ध्यान रखोगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसे देख लेंगे। मतलब ये रही अपनी नासिक के पास त्रवंक जगह है, यहाँ से निकलेगी अपनी गोदावरी, और निकलते निकलते गोदावरी यहाँ पर जाके अपना पानी डंप कर देगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो है ये भी दक्षिण भारत की एक नदी है। इसकी तुंगभद्रा, भीमा और मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ठीक है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और भीमा और मूसी, ठीक है, ये भी सहायक नदी है। इसका महत्व क्या है? ये भी कृषि, देखो सबसे मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि किसके लिए नदियों की जरूरत है, ये कृषि के लिए, और एक पीने के पानी के लिए, मतलब आवश्यक जल पूर्ति के लिए, ठीक है। और यही बात ध्यान रखनी है। तो कृषि के लिए, जल प्रबंधन के लिए तंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत, कर्नाटक में बहुत सारा, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर जाकर कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और प्राकृतिक दृश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी देखना इतनी साफ नदी है कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियर पानी है एकदम। लेकिन ये क्या है? बारहमासी नदियाँ नहीं है। बारहमासी नदियाँ होती हैं जिनमें 12 मतलब जो 12 महीने हैं हमारे, जनवरी फरवरी, उन सब में पानी बहता रहे, ठीक है। जैसे कि हिमालय नदियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से। एक चीज़ तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बारहमासी नदी को तो मैं बता दूँगा बारहमासी क्या होता है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ना, वो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में क्या है? बर्फ़,
अब तुम बोलोगे बर्फ़ कहाँ से आई हिमालय पे? बर्फ़ हम थोड़ी ना डाल के आए, फ्रीज तो नहीं है खुले छोड़ेंगे भगवान जी या कोई भी, ठीक है। तो हम जब ऊंचाई पे जाते हैं ना तो हमारा टेम्परेचर क्या है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या है, गिर जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, गिर जाता है। और जब जो भाप है, जो उत्तर भारत की भाप है, जो नदियों खेतों जल तालाबों में से जो पानी की भाप उड़ती है तो वो गर्म होती है, और गर्म होकर क्या जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाएगी तो ये पहाड़, यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर, यहाँ क्या हाई टेम्परेचर बन गया, किसके कारण, भाप के कारण। तो ये भाप क्या है ना, ऐसे भाप जो है ये यहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाएगी बादलों के माध्यम से, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। और ये क्या है, लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर के माध्यम से जब इसका हाई टेम्परेचर है और इसका लो है तो इतना लो हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ ऐसे पहाड़ों पर गिरने लगती है। गिरते गिरते इतने सालों से गिर रही है, हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से गिर रही है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए, ठीक है। ग्लेशियर बन गए तो अब वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एक अलग टॉपिक है, कैसे हो रहा है, कैसे बर्फ़ पिघल रही है। अब वो बर्फ़ पिघलेगी और सदियों से पिघल रही है, फिर नहीं आ जाती है, फिर पिघलती है। लेकिन चक्र था, अब चक्र इतनी तेज़ हो गया है कि उतनी आ नहीं रही है बर्फ़, उतनी ज़्यादा पिघल रही है, तो इसलिए हम संकटग्रस्त में आ गए हैं। तो ये बर्फ़ पिघलती है और 12 मास इनको पानी मिलता रहता है नदियों को। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं अब वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, अब वहाँ जो पहाड़ हैं वो इतने छोटे हैं कि वहाँ पर इतना टेम्परेचर लो हो ही नहीं पाता है ताकि बर्फ़ जमे। तो वो क्या है, बरसात पे डिपेंड रहती है। किस पे रहती है, बरसात पे डिपेंड रहती है कि बरसात का पानी आएगा तो बहेगा, नहीं बहेगा तो नहीं बहेगा, वही नाले वाला पानी। तो समझ गए। अब तुम्हें एक और चीज़ समझ आएगी, उत्तर भारत में जो हिमालय है उस पर बर्फ़ क्यों है और दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर बर्फ़ क्यों नहीं, क्योंकि उनकी हाइट कम है और टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ समझ गए। बारहमासी जो बारहमासी बहती रहे और जो बरसात पर डिपेंड हो वो अलग नदियाँ हो गई, ठीक है। हाँ, इसकी लंबाई, अब ये कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और सांगली और विजयवाड़ा, ऐतिहासिक दृष्टि से विजयवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण शहर है, यह इस शहर के पास में बसे हैं और 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ध्यान रखोगे। तो नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। ये मतलब दक्षिण भारत में ही लगाते हैं इस नदी को, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है, ठीक है। जबलपुर भरूच ये मतलब उत्पादन, लोहे उत्पादन या जो होता है आइस्क वगैरह या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं बहुत सारा भरूच वगैरह में लगे हुए हैं। नर्मदा नदी एक पश्चिमी नदी है, मतलब प्रमुख पश्चिमी नदी है जो विंध्यन और सतपुरा पहाड़ी, एक विंध्यन होगी एक सतपुरा होगी, इनके बीच में से निकलती है। बीच में से निकलेगी जब तो पहाड़ों के में तो काफ़ी तेज़ी से बहेगी, और जब यहाँ निकलती है तो यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, तो काफ़ी तेज़ी से बे ऑफ बंगाल में जाके प्रवेश करती है। तो इस कारण क्या है, डेल्टा नहीं बन पाता। डेल्टा वहाँ बनता है जब नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जो उनका निक्षेप है वो ऐसे डिपोजिट करती जाए, लेकिन इसे करने का इसको मौका ही नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। और ये क्या निकलती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नहीं, बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरब सागर में, ठीक है, बहती है। नर्मदा नदी बने कई बांध बन बिजली के लिए, स्पीड अच्छी खासी है तो बिजली भी बनती है, सिंचाई भी करती है, ठीक है। बांध बन गया तो नदी गुजरात और मध्य प्रदेश से निकलती है और जल प्रदान करती है। लंबाई कितनी है, 1312, मतलब 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी तवा को ध्यान रखना, तवा किसकी है, तवा एक परियोजना भी है। ये कहाँ पर बनी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा पर बनी है। हिरण्यक और औरंगसंग ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे नर्मदा नदी देखो, मैंने पर्सनली नर्मदा नदी को देखा है, बहुत साफ नदी है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है इसका, काफ़ी साफ नदी है। और यहाँ से निकलती है अमरकंटक से और महाबलेश्वर होके ऐसे जाके मिल जाती है माहेश्वर, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा निकलती है और अरबकसार में मिल जाती है। काफ़ी बांध वगैरह बनाए गए बिजली के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पूर्वी घाट की नदियाँ। पूर्वी घाट की नदियाँ जो होती हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ मतलब जो पूर्वी घाट से संबंधित है, ठीक है। जैसे ऐसे हमारी हुई कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ वो भवानी, हेमंती और अर्कवती, ठीक है। इसकी कावेरी नदी तमिलनाडु कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी उतना ज़्यादा बरसता नहीं है क्योंकि वहाँ मानसून भी लौटता हुआ मानसून बरसता है, तो वहाँ क्या है कि पानी की एक ज़रूरत को जीवन रेखा है उनकी, मतलब ये कावेरी नदी। यह नदी तंत्र कृषि पेयजल, मैंने पहले बताया, कृषि और पेयजल। कावेरी डेल्टा अत्यंत उपजाऊ है क्योंकि यहाँ धान, गन्ना अन्य कई फसलें उगाई जाती हैं, उपजाऊ होगा, हमारी डेल्टा उपजाऊ होते हैं। कृषि और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कोंडालू जिले में महागिरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक एक ब्रह्मगिरी जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका उद्गम क्षेत्र है। मैसूर, इंडोर और तिरुचिरापल्ली यहाँ पर शहर है। 800 किलोमीटर, महज 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये काफ़ी सुंदर, मतलब बहुत सारे जो शिव सुंदरम वाटरफॉल है वो भी इसी पर है।
और ये देखो सैटेलाइट इमेज हो गया, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में थोड़े जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने इतनी नदी कवर करी। अभी जो छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा हो गई, अपनी दामोदर के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। जो छोटी छोटी नदियाँ जो आए दिन महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर माय कंटेंट देखने के लिए, जो मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ और आपके स्टडी में थोड़ा हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं कुछ मिस पॉइंट कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता दिया करो नोटिस करके, ताकि मैं उसे आगे करेक्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं आप सबसे ही सीखता हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों। जो भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, और आगे जो नया कंटेंट आप सीखना चाहते हो या समझना चाहते हो या एक कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मेरे को बता दिया करो, कमेंट में अपनी बातें छोड़ दिया करो। ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूँगा, आपका सम्मान करूँगा उस बात का। और कोई भी मेरे से गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और उस आप सिर्फ कमियाँ ही ना गिनाओ, उसे नोटिस भी करो ताकि मैं उसे ठीक भी कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू। बाय।